संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती साहब। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं सभी अपने आज के वक्ता साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन समाज को दिया, अपने स्पीच के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, किताबें लिखकर आगामी समय में हमें क्या काम करना है, हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमें किन किन लोगों से सावधान रहना है, ये बहुत कुछ बाबा साहब ने अपने जीवन में किया है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैं जिस विषय पर सोचता हूं उस विषय पर मैं ये पाता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आज से 70 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले हमको आगाह कर दिया, भाषणों से, और जब भाषणों से कुछ छूटा बचा तो किताबें लिख लिख कर लगभग 54 किताबें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वयं लिखी हैं और उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में 10,000 से ज्यादा किताबें हमारे दूसरे लेखक साथियों ने लिखी हैं। तो मैं ये ऐसा महसूस करता हूं कि जो हमारे संत गुरुओं का, महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, धार्मिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए जो हमको आगाह किया गया है, जो हमको उपदेश दिए गए हैं, जो हमको मार्ग दिया गया है, अधिकांश हमने उसका इवेंट बना दिया है। इवेंट बना दिया है। इवेंट मीन्स हम मेला तमाशा करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम उसकी शब्दों की और उस बात की गहराइयों तक नहीं जाते। हम गंभीरतापूर्वक कभी ये चिंतन नहीं करते कि बाबा साहब के एक एक शब्द के पीछे रहस्य क्या है, सोच क्या है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक भाषण उनका आगरा का है 18 मार्च 1956 को। ऐतिहासिक भाषण। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, उनको 11 बजे आगरा आना था, लेकिन बहुत बीमार थे वो, आने में असमर्थ थे। लेकिन आगरा के साथी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। तो फिर बाबा साहब स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी दिल्ली से चले और चलते चलते को आते आते सबको 6 बज गए और 6 बजे तक हजारों हजारों की भीड़ रामलीला ग्राउंड में आगरा में इकट्ठी रही 18 मार्च 1956 को। हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त के मौजूद साथियों से जो हमको जानकारी मिली, तो उस जानकारी में 2-3 बातें बाबा साहब ने बहुत दुखी होकर, या मैं कह सकता हूं कि उनके जीवन का 50 वर्षों का जो 40 वर्षों का जो जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष था, उसका निचोड़। बाबा साहब ने कहा कि मैं बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके बड़ी मुश्किलों से इस कारवां को मंजिल तक लाया। मेरी चाहत है कि ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, आगे तक ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। मैंने इन 3 शब्दों पर पिछले 30 वर्षों में रातों दिन सोचा, रातों दिन विचार किया, बहुत चिंतन किया कि वो कौन सा कारवां था जिसे बाबा साहब बेशुमार मुसीबतों का मुकाबला करके लाए। क्या कोई रैली थी, कोई जुलूस था, कोई यात्रा थी? आखिर वो था क्या? उसको हम लोग चर्चा करेंगे 18 और
17 मार्च को आगरा में, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं ये और आगे तक जाना चाहिए। तो आगे कहां तक जाना चाहिए, उसकी दिशा क्या होगी, उसका मतलब क्या होगा, इस पर भी हमने 68 वर्षों में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने फायदे तो लिए बाबा साहब के। रिजर्वेशन का फायदा लेकर हम सांसद बने, मंत्री बने, जज बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, बहुत कुछ फायदा हमने लिया। लेकिन बाबा साहब की जो चिंताएं थी, जो उनकी आशंकाएं थी, उन पर हम कभी गंभीर होकर नहीं सोचे, गंभीर होकर नहीं सोचे कि आगे कहां तक जाना चाहिए। और बहुत ही उस समय के जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे कि बाबा साहब बहुत ही दुखी हो गए थे, और दुखी मतलब ऐसा समझो कि उनकी आंख से आंसू नहीं निकले थे, शब्द निकले थे कि यदि इसे आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। तो 68 वर्षों में बाबा साहब के इन वचनों का, इन उपदेशों का हमको गंभीरता से चिंतन करना है कि कितनी मुसीबतें उन्होंने उठाई, और उन मुसीबतों के उपरांत उन्होंने हमें क्या हासिल किया हमारे लिए। तो विशेष रूप से संविधान, लोकतंत्र और रिजर्वेशन के माध्यम से हमें सरकारी नौकरियों में भागीदारी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से विधानसभाओं में और संसद में हमारे प्रतिनिधि, ये हमारी बड़ी उपलब्धि थी, जिसको मैं समझता हूं कि बाबा साहब बड़ी मुश्किलों से लाए। और आगे तक जाना चाहिए, इसका मतलब कुछ छूट गया, पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब को ये पीड़ा थी कि वो जो कुछ और करना चाहते थे वो छूट गया, वो हो नहीं पाया। तो जो छूटा वो क्या था, तो उस पर हम ध्यान करते हैं। तो वो था इस देश की जुडिशियली, न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। इस देश का मिलिट्री सेक्टर, उसमें हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। इस देश का एजुकेशन सेक्टर, उसमें हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। इस देश का धन संपदा, उसमें हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। इस देश की जड़ जमीन, जंगल, इसमें हमारी जो हमारा हक अधिकार था वो सुनिश्चित नहीं हो पाया। मुझे लगता है बाबा साहब का इशारा था कि और आगे तक जाना चाहिए। लेकिन बार बार जैसा मैं कह रहा हूं कि दुखी क्यों थे, दुखी इसलिए कि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, और उनको लगता था कि मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगा। ये शब्द भी उन्होंने कहे 18 मार्च को कि इस तम्बू के नीचे जो बम्बू है, अगर ये बम्बू नहीं रहेगा तो तम्बू गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई बम्बू निकले और इस तंबू को गिरने ना दे। ये उनका इशारा सिर्फ अपने लिए था कि मेरा जैसा कोई और निकले, मेरे जैसे नौजवान और निकले, जो इस सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का जो एक विशाल तम्बू बाबा साहब खड़ा किए वो गिरने ना पाए। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि जो उनके लेफ्टिनेंट थे उन पर उनको डाउट था, उनको लगता था कि शायद ये से संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए धोकर उन्होंने कहा कि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। आज 68 में हमें इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। बाबा साहब ने क्या कहा, क्या हम उनके कारवां को आगे ले गए, क्या हमने उनके कारवां को यथास्थित वहीं टिका रखा है, या कारवां पीछे जा रहा है, जिसकी आशंका बाबा साहब को थी कि पीछे मत जाने देना। मुझे लगता है हम एक लाइन से इस बात को समझ सकते हैं जिसपे बाबा साहब ने कहा था कि अपने जीवन का सब कुछ मिटाकर, अपने जीवन का सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। यदि ये हिंदू राष्ट्र बना तो बहुजनों के लिए बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा
बुरा समय। तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप समझते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। ये 2 दिन में हम लोग बाबा साहब की इस स्मृति को, इस यादगार को चर्चा करना चाहते हैं। अपने उस प्रबुद्ध वर्ग को जो बाबा साहब के कारण शिक्षित और संपन्न हुआ है, उसके जमीर को झकझोरना चाहते हैं। उसको बताना चाहते हैं कि बाबा साहब की फोटो लगाने से, फूल माला चढ़ाने से, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने से बाबा साहब का उद्देश्य पूरा नहीं होता, बाबा साहब की चाहत पूरी नहीं होती। तो बाबा साहब की चाहत कैसे पूरी होगी, उसका उद्देश्य कैसे पूरा होगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये चर्चा के विषय हैं। और चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म के लिए ही बनाई गई है, लेकिन धम्म को जब विस्तार से समझते हैं, बुद्ध के धम्म को समझते हैं, बुद्ध के उपदेशों को समझते हैं, तो बुद्ध का उपदेश और उनका जो धम्म है वो आध्यात्मिक नहीं है, पूजा पाठ का नहीं है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित न्यायिक समाज व्यवस्था बुद्ध का आंदोलन है। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय परिषद को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, जिससे जो अपने एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब की आशंका है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर नहीं जुड़ते, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको उनकी घेराबंदी करनी है, उनको मानवता के मार्ग पर इकट्ठा करना है। तो सामाजिक न्याय परिषद उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, हम लोग बड़ी तेजी से काम करेंगे। और आज के 10 वर्ष बाद इस देश की बागडोर किन हाथों में होगी? धम्म की क्रांति को कौन लीड करेगा? भारत की राजनीतिक पावर को कौन लीड करेगा? भारत की सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट को कौन लीड करेगा? भारत की आर्थिक व्यवस्था को कौन लीड करेगा? उसके लिए हमें लीडर तैयार करें, एक सच्चा, चरित्रवान, समाज के प्रति समर्पित नेतृत्व तैयार करना है। तो उसके लिए डीएसएस बनाया गया है, धम्म सेवक संघ बनाया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति बाबा साहब समता सैनिक दल के माध्यम से करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। जैसा कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो आलोचना हो जाएगी, हमें आलोचना किसी की नहीं करनी है। जो नहीं हो सका उससे आगे चलकर हमें काम करना है। आपने देखा होगा 22 जनवरी को बहुत बड़ा इवेंट हुआ है पूरे देश में, जो इस देश के बहुजनों के हित में नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि किसी लकीर को मिटा देने से आप बड़े नहीं होंगे, आपको बड़ा होना है तो उस लकीर से बड़ी लकीर आपको बनानी होगी, बड़ी लकीर आपको बनानी होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है 12 अक्टूबर 2024 अशोक विजयदशमी, नागपुर दीक्षा भूमि। 12 अक्टूबर 2024 को हम चाहेंगे, हम सब आपकी सबकी मिलजुल के कोशिश हो कि हम कम से कम भारत के 10 करोड़ घरों पर पंचशील का ध्वज लगाएं, पंचशील का झंडा लगाएं, कम से कम 10 करोड़ घरों पर। और कम से कम 100 करोड़ लोग उस दिन अशोक विजयदशमी के, जो बाबा साहब का था धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, उसको हम लोग बहुत जोर शोर के साथ नागपुर में सेलिब्रेट करें, नागपुर में मनाएं। जिलों में भी मनाएं, लेकिन नागपुर में बड़े में मनाएं। और बाबा साहब ने दीक्षा के लिए
अशोक विजयदशमी का दिन क्यों चुना, इसके बारे में पूरी जानकारी देश के लोगों को होना चाहिए। और नागपुर को ही क्यों चुना, ये जानकारी भी देश के लोगों के सामने होनी चाहिए। यानी लकीर बड़ी करनी है, किसी दूसरे की लकीर को मिटाने पे एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें अपनी लकीर उस लकीर से बड़ी करनी है। हमें धम्म की, सामाजिक परिवर्तन की, आर्थिक परिवर्तन की जो चिंगारी है, क्रांति है, उसकी ज्योत को पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी तेजी के साथ उसको बुलंद करना है, उस दीपक को हमको जलाना है। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये ऐतिहासिक बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। और ये असाधारण काम, ये असाधारण काम है, लेकिन ये असाधारण काम साधारण लोगों को करना है, ये बड़ी बात है। अब हम सब असाधारण लोग नहीं हैं, हम सब लोग साधारण लोग हैं, एक आम व्यक्ति हैं, एक आम नागरिक हैं, एक आम फॉलोअर है। तो एक आम नागरिकों को, एक आम अनुयायियों को झुंड बनाकर, जनशक्ति बनाकर और एक योजनाबद्ध तरीके से बड़ा काम करना है, असाधारण काम करना है। अशोक विजयदशमी जो 68वां बाबा साहब का धम्म दीक्षा समारोह होगा, उसको हमें नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पे करना है। और उसका दीपक भारत के कम से कम 100 करोड़ लोग, SC ST OBC के जो 100 करोड़ लोग हैं, उनके दिल में वो दीपक जलना चाहिए, ये ऐसी हमें कोशिश करनी है। चलिए, 18 और 17 मार्च का जो प्रोग्राम है, उसके लिए मैं 2-3 निवेदन करता हूं। एक तो 16 मार्च के शाम तक आप लोग आगरा आने का टिकट कराइए। 16 मार्च के शाम तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचना है, जैसे 17 को हम सुबह 9 बजे से विधिवत रूप से चर्चा कर सकें। विशेष बातें जो रखनी, जो मैंने आपको कहा कि 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद भारत का नेतृत्व कौन करेगा, उसको लीडरशिप कौन देगा, उसके लिए हमें अपने युवा पीढ़ी को तैयार करना है। तो 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवाओं को इसमें लाना है। और बहुत बड़ा टारगेट मैं आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूं, कोशिश करिए एक जिले से 2 युवा साथी, क्योंकि हमें जो धम्म सेवक संघ का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो वो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक कमांडर होगा, एक असिस्टेंट कमांडर होगा, 2 बच्चों की टीम होगी, एक कमांडर, एक असिस्टेंट कमांडर। तो वो 2 बच्चे उस डिस्ट्रिक्ट को, उस जिले को कोऑर्डिनेट करेंगे और उसमें धम्म सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार करेंगे। कोशिश करिए कि एक जिले से 2 व्यक्ति, 2 युवा साथी ला सकें। और अगर कोई क्षेत्र कमजोर है, आप ऐसा महसूस करते हैं कि अभी हम 2 साथी लाने में असमर्थ हैं, तो एक साथी आप जरूर लाइए, एक साथी जरूर लाइए उस जिले से। और जो हमारे सीनियर साथी हैं, ऐसा सोच रहा हूं कि अभी हमारा जून का प्रोग्राम 21 जून से 25 जून तक कश्मीर में, जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है वो ट्रस्ट में रजिस्ट्रेड है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रस्ट में है। तो हम पूरे देश वर्ष से ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनाना चाहते हैं 200 साथी, पूरे देश भर से। हमारा राज्यवार हमने लिस्ट बना ली है और 37 राज्यों की वो लिस्ट फ्लेक्स भी कर दी गई है, नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम दोबारा उसको आपके बीच में और भेज देंगे। तो 200 साथी, और वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी होंगे, आजीवन सदस्य होंगे वो, आजीवन सदस्य होंगे वो। और उसका जो कर्तव्य होगा, वो कर्तव्य होगा संसदीय बोर्ड, संसदीय बोर्ड। हम नाम उसका रख सकते हैं धम्म परिषद, राष्ट्रीय धम्म परिषद उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट के मेंबर होंगे। और
भविष्य में एक नियमावली बनाने के लिए हमने लुम्बिनी में कुछ साथियों को जिम्मेवारी दी थी, लेकिन काम बहुत तेज गति से होने के कारण वो साथी समय नहीं निकाल पाए हैं। उसको भी बहुत जल्दी हमको करना है। तो ये आंदोलन महापुरुषों का हजारों हजारों वर्ष तक चलता रहे, रुके नहीं। उसके लिए हमें 2-3 चीजें डिजाइन करनी है। सबसे पहले एक नियमावली यानी संविधान, और उस संविधान के आधार पे काम करेगा वो होगा राष्ट्रीय ट्रस्ट। ट्रस्ट होगा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी लोग होंगे। मूल जो निर्णय होंगे, जो पॉलिसी मैटर होंगे, वो ट्रस्ट में तय हुआ करेंगे, यानी धम्म परिषद में तय हुआ करेंगे, जिससे किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली न रहे, एक व्यक्ति का एकाधिकार आंदोलन पे या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पे ना रहे, है ना। दूसरा ये देखिए, एक व्यक्ति अगर काम करता है या एक व्यक्ति की मोनोपोली काम करती है तो कभी भी आंदोलन को नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति को खरीदा जा सकता है ना। क्योंकि जिनके विरोध में ये काम है उन पे अपार संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति, अपार उनके पास और ताकत है, तो उसको खरीदा जा सकता है ना। यदि वो व्यक्ति हमारा बिक गया तो आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चिंता का विषय है। यदि वो व्यक्ति नहीं खरीदा गया, बिका नहीं, वो दुनिया की कोई धन दौलत उसको नहीं खरीद सकी, तो उसको दंड दिया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है, उस पर अर्जी फर्जी मुकदमे लगाकर उसकी जबान को बंद किया जा सकता है। ये भी एक आशंका है, ये भी एक खतरा है हमारे सामने। तीसरा खतरा है कि वो जेल में जाकर चाहे जितना उत्पीड़न उसका हो, उससे भी वो ना डरा, उससे डर के भी उसने सरेंडर ना किया, तो उसको मरवाया जा सकता है, उसकी हत्या कराई जा सकती है। क्योंकि शत्रु, मानवता का जो शत्रु है, इंसान और इंसानियत का जो शत्रु है, विरोधी है, वो साम दाम दंड भेद में सक्षम है। उसको हमें कोई असाधारण नहीं समझना चाहिए। तो ये 3 जो आशंका है कि लीड करने वाले व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, लीड करने वाले व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या उसकी हत्या कराई जा सकती है। यदि इस किस्म की कोई घटना घटती है तो हमारे आंदोलन को, हमारे मूवमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये जो ट्रस्ट होगा, जो धम्म परिषद होगी, ये अपना आपातकाल मीटिंग बुलाएगी, तत्काल मीटिंग बुलाएगी और अपना कोई भी कमांडर 1 मिनट में तय कर देगी, आगे निकल जाएगी। जो भी देश में लग रहा होगा, कोई साथी, कोई युवा लग रहा होगा कि भाई ईमानदारी से ये बच्चे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से ये साथी लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी बहुत जल्दी उसका वक्त विकल्प तैयार कर दिया जाएगा। विकल्प का अभाव नहीं रहेगा। जैसे फौज में रहते हैं, हमारा कोई जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, अगर युद्ध के दौरान या आतंकवादियों के हमले से उसकी मृत्यु हो जाती है तो तत्काल उस पोस्ट को भर दिया जाता है, दूसरे साथी को उस पोस्ट पे ब्रिगेडियर बना दिया जाता है, जनरल बना दिया जाता है, कर्नल बना दिया जाता है, पोस्ट खाली नहीं रहती। क्योंकि के माध्यम से उस रैंक के हजारों लोग पीछे खड़े हैं, कैडर के माध्यम से उस रैंक के हजारों लोग पीछे खड़े हैं, तो कोई नुकसान नहीं रहता। सेम पैटर्न हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लागू करना है, सामाजिक न्याय परिषद में लागू करना है, धम्म सेवक संघ में लागू करना है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे आंदोलन को किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो सके, और कोई क्षति होती है
तो उसकी पूर्ति तत्काल हो जाए, तत्काल हो जाए। तो इस किस्म की चर्चा और इस किस्म का माहौल और इस किस्म का कैडर तैयार करने के लिए ये 2 दिन का प्रोग्राम है। इसमें जो हमारे साथी हैं, जो कि और 25 जून तक का 5 दिन का चिंतन शिविर है कश्मीर में, दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। तो अगर वो ना भी आना चाहें तो चलेगा, कोई बात नहीं। आना चाहे तो खुशी है, उनका सम्मान है। लेकिन ना भी आना चाहे, वो चाहे कि भाई हम अपने हमारे राज्य से हमारा जो हमको टारगेट दिया गया, हम इतने युवा साथी भेजते हैं, जो कि 8-10 दिन खराब होते हैं, लगभग 10 दिन आने जाने में प्रोग्राम में खराब। तो वो 10 दिन सीनियर साथी बचाकर दूसरा काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। इंजीनियर किशोर बौद्ध रहेंगे, हम रहेंगे, मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब रहेंगे। तो उनको कैडर देना है, उनको तैयार करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है। और आगे उनकी जिम्मेवारी क्या रहेगी, धम्म सेवक संघ की भूमिका भारत में क्या रहने वाली है, उस पर उनको मोटिवेट करना है। तो हम कर सकते हैं। सीनियर साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि अगर वो ना भी आना चाहें तो कोई बात नहीं, मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि सबको आना है, और आना चाहे तो स्वागत है, ठीक है। दूसरा, मिनिमम बहुत कम से कम खर्चा जो आने वाला है वो एक बच्चे के ऊपर लगभग 1,500 रुपए का आने वाला है। तो जब आप नए बच्चे तैयार करेंगे तो हो सकता है उनके पास ये पैसा ना हो। तो आपको जो राज्य इकाई है या हमारे जो सेंटर के पदाधिकारी हैं, जो अपने अपने राज्यों के प्रभारी हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि जितने बच्चे वो भेज रहे हैं तो आपस में कलेक्शन करके या सामर्थ्यवान लोगों से चंदा करके, सहयोग करके उनके खर्चे की प्रतिपूर्ति, मतलब उसकी भरपाई आप लोग संगठन के माध्यम से कर दें। आप लोग संगठन के माध्यम से कर दें कि भाई हमारे राज्य से 25 बच्चे आ रहे हैं, तो हम 25 बच्चों पे खर्च के लिए आओ, 25,000 का या 30,000 का या 35,000 का या 40,000 का या 50,000 का हम आपको आर्थिक ये सहयोग दे रहे हैं सेंटर ऑफिस को, है ना। इस तरह से आप लोग कर दे, वो जरूर आपको करना हो। तो मेरी विशेष बातें यही थी। और खास करके स्मृति दिवस, यादगार दिवस, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने हमें किन किन घटनाओं से आगाह किया, क्या क्या आशंका उनके मन में थी, किन किन बातों को लेकर वो चिंतित थे, उनको हम रिपीट करें, उनको युवा पीढ़ी के दिमाग में डालें, उनके दिल में डालें, और भावी नेतृत्व के लिए उनको तैयार करें। आज के लिए नहीं, आज के 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद वो इस देश के नेता होंगे। इस देश का भविष्य, इस देश का कारोबार, भारत का संपूर्ण कारोबार, धार्मिक संस्कृति, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रबंधन, ये धम्म सेवक संघ से जो लीडरशिप निकलेगी, चरित्रवान नैतिक जो लीडरशिप निकलेगी, जो हमारा युवा वर्ग निकलेगा, वो हमारे देश का नेतृत्व करेगा। ये हमारी धम्म सेवक संघ को लेकर तैयारी है। तो मैं समझता हूँ 11:30 बज गए हैं। भंते विमल सागर साहब का देहांत हो गया था 4 दिन पहले। आज उनकी 12 बजे से उठावनी है, तो मुझे वहां जाना है जगदीशपुर अम्बेडकर पार्क में। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सभी सीनियर साथी हैं और सीनियर साथियों के लिए मैं समझता हूँ इतना बहुत कुछ है। बस मन में ये सोचो कि तस्वीर लगाने से, माला पहनाने से, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने से बाबा साहब का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें जमीन पे काम करना होगा। बस इतना सा मेरा निवेदन है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी। आपके द्वारा जो आज अध्यक्षीय उद्बोधन पर जो गंभीर बातें रखी गई हैं, मैं समझता हूँ इससे आरबीएम, डीएसएस और सामाजिक न्याय परिषद के
सभी पदाधिकारी पदाधिकारियों को कार्य करने में मोटिवेट आपने किया है। और मैं सभी की तरफ से, सभी जो साथी जुड़े हुए हैं, सभी सम्मानित साथियों की तरफ से आपको आश्वासन करता हूं कि सभी साथी आपकी बातों पर विचार करते हैं और उस पर वो काम भी करते हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत काम में स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी बातों पर सभी गंभीरता से विचार करते हैं। और आगामी कार्यक्रम जो 17-18 मार्च का जो आगरा में है, सभी साथी मिलकर सफल बनाएंगे। और ज्यादा समय 17-18 मार्च में समझता हूँ 40-42 दिन शेष बचे हैं, तो सभी साथी इस पर गंभीरता से काम पर लग जाएं। और जो मान्यवर संस्थापक अध्यक्ष जी ने जो बातें बताई हैं, जो आगामी कार्यक्रम बताए हैं, रूपरेखा तय की है, उस पर हम सभी क्योंकि समय कम है तो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तभी इस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जो आज हमारे वक्तागण जुड़े, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी हमारे आज साथी हमारे जूम वेबिनार पर अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। और अब मैं सभी साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम